नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की। जी हां, गांधी परिवार से आने वाली बेटी अब चर्चाओं के केंद्र में है। वो एफआईआर को लेकर चर्चा हो या फिर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की ये सक्रियता क्या दिखाती है, इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, ऐसा क्या हो गया है कि प्रियंका गांधी इतनी सक्रिय नजर आ रही हैं और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर या फिर उनकी सक्रियता के बाद उनके ऊपर एफआईआर होने को लेकर इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, क्या वजह? देखिए, ये चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, इसमें अगर आप याद करें तो कैंपेनिंग की जो शुरुआत थी वो तो प्रियंका गांधी ने ही की थी ना। हाँ। आप याद करें जबलपुर की उनकी यात्रा, और जो संभवतः 12 तारीख को हुई थी, उसके बाद फिर ग्वालियर की यात्रा, और ये दोनों यात्राएं जो थी एक तरह से आधार बनी चुनाव कैंपेन जो लॉन्च हो रहा था मध्य प्रदेश में उसका। और दोनों सभाएं ऐसी थीं जिसमें कि ज़बरदस्त भीड़ कही जा सकती है कि आई थी। महाकौशल का इलाका था जबलपुर का, और वहाँ पहले ही से कांग्रेस बहुत मजबूत है। आपने वो दृश्य देखा होगा जब उन्होंने नर्मदा का पूजन किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जब वहाँ उपस्थित सभा को एड्रेस किया तो ख़ास तौर पर महंगाई और करप्शन और बेरोज़गारी, यही 3 मुद्दे उठाए उन्होंने। आजकल महंगाई और बेरोज़गारी की समस्या तो हर जगह उठाई जा सकती है, लेकिन करप्शन के सवाल को भी अब कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव के बाद अपना विशेष चुनावी मुद्दा बना लिया है। तो वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया गया, और फिर जब ग्वालियर वो आई, और ये तो कुछ चंद रोज़ पहले की बात है, तो वहाँ भीड़ अप्रत्याशित थी, और कहा यही गया कि सिंधिया के गढ़ में वो पहुँच गई, जो पुराने सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके गढ़ में पहुँची। उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर के और रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना। और आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास साक्षी है कि लोग बताते हैं, लिखा है इतिहास में कि सिंधिया ने जो उस वक़्त के राजा थे वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई को उद्धृत करना, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने की हाल के दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में, जैसे वो केंद्र में आ गई। और उसके बाद उनके कई कार्यक्रम भी लगे हुए हैं आने वाले दिनों में। अभी हाल में राहुल गांधी मुश्किलों में आ गए थे, तो एक प्लान बी तैयार हो गया था कांग्रेस के भीतर, जिसमें कि चार्ज जो है वो प्रियंका गांधी भी लीड करेंगी। और ऐसे में ये घटना आपके चिट्ठी वाली आ गई है सामने। और इसका एक पक्ष तो है कि उन्हें अब केसों में समेट लिया जाएगा, मामले होंगे उनके ऊपर हुए हैं तो लपेटे में आएंगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये हो जाता है कि जो चुनावी विमर्श है उसके केंद्र में भी आ गई वो। और जिस गति से सक्रिय हुई है भारतीय जनता पार्टी उनके ट्वीट के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अहमियत उनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी, जो कि सरकार में पिछले 18 सालों से है, वहाँ बीच में थोड़ा काल को छोड़ करके वो ज़्यादा अहमियत दे रही है। वो हिमाचल के इलेक्शन हो या कर्नाटक के इलेक्शन हो, इस बीच अब क्योंकि कई अहम हिंदी पट्टी के कई अहम राज्य हैं, वहां पर भी उनकी सक्रियता जिस तरह से खासतौर से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी खुद ही चाह रही है या फिर प्रोजेक्ट कर रही है उनको कि वो आगे आए। और इस बीच चर्चाएं उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा था मेढक की जो सीट है वहां से वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली सीट है, शायद अगर सोनिया जी नहीं लड़ती हैं तो फिर प्रियंका गांधी उस सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी। तो उनके इलेक्शन लड़ने को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और संजय राउत ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया है, या फिर इससे पहले जो उनके पति देव वाड्रा साहब, उनका जो इंटरव्यू आया उसमें भी उन्होंने जिक्र कर दिया। तो उनके इलेक्शन लड़ने को लेकर क्या ये सक्रियता है या फिर वजह कुछ और है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा तो हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि वो राजनीति में सक्रिय हों। मैंने भी कपल ऑफ टाइम्स उनका इंटरव्यू किया है इस मसले पर। तो शुरुआत में वो ये कहा करते थे कि देखिए ये उनको तय करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक उपयुक्त व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन
उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि उनका भी समय आएगा, फिलहाल राहुल गांधी का समय है। तो अब वो कह रहे हैं कि पार्टी को सोचना चाहिए और वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों में से एक है इस बार, यानी कि वो समय उनके हिसाब से आ गया है। तो वो हमेशा से ये चाहते रहे हैं। पारिवारिक जो मुश्किलें होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे वयस्क हो गए हैं या बड़े हो गए हैं और अब वो रिलेटिवली फ्री होंगी, ऐसा लोगों को लगता है। घर के और बच्चों की जिम्मेदारी, हालांकि ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो एक होता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उस हिसाब तो से नहीं होता। और जिस तरह से वो समय भी दे रही हैं, हिमाचल के चुनाव में वहाँ मौजूद रहना और कुछ मीटिंग्स लेना, और वो अपना हिमाचल को घर मानती हैं, तो उसका एक बड़ा व्यापक असर पड़ा था। और आप याद करें, वहाँ राहुल गांधी जा नहीं पाए थे, और अगर कुछ भाषण हुए, सोनिया जी भी, तो कुछ भाषण हुए तो प्रियंका गांधी के ही हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि कर्नाटक में जानबूझ करके शिव कुमार और सिद्धरामैया चाहते थे कि प्रियंका गांधी आएँ, ज़्यादातर प्रियंका गांधी आएँ, और प्रियंका गांधी आकर के वो कुछ गृह लक्ष्मी योजना या महिलाओं से जुड़े जितनी योजनाएं उनकी थी उसका वो उद्घाटन करे। जैसे गृह लक्ष्मी योजना में वो जो 3,000 रुपये घर की मुखिया जो मालकीन है उनको देना चाहते थे, तो इस तरह की योजनाओं से उन्होंने महिलाओं से जोड़ा अपने आप को थ्रू प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी की शख्सियत का हाल के दिनों में राजनीतिक इस्तेमाल बखूबी हो रहा था। और अगर जीत हुई तो आपको याद होगा कि उसमें उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो वोटिंग वाले दिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान यानी कि एक बॉर्डर इलाके से वो एक सभा कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी तेलंगाना चली गई थी और वो वहां से सभा कर रही थी। एक राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो बगल वाले राज्य में चले जाओ, तो एक तरह से वो अपनी सक्रियता को इस तरह से दिखा रही थी। जिस दिन नतीजे आए तो हमने देखा कि वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। संकेतों में बहुत बात कही जा रही थी। अब उनके इस विषय पर आते हैं कि क्या वो रायबरेली से, देखिए इंदिरा जी से उनकी तुलना की जाती है, वो पोती हैं, वो दिखती हैं, वो बात वैसे करती हैं, ये कहानी तो पुरानी हो गई। और लेकिन इंदिरा जी की तरह उनको मॉडल राजनीति में किया जा रहा है, या तो अपने आप हो रहा है या कॉन्शियसली किया जा रहा है। वो राजनीति में आज से सक्रिय नहीं है। मैं 2004 में पहला इलेक्शन हम लोग कवर कर रहे थे राहुल गांधी का अमेठी में, उस वक्त भी वो सक्रिय थी पर्दे के पीछे से। और सालों वो अमेठी और रायबरेली जब तक कांग्रेस का बैस्टियन रही, ये तो 2019 में हारे ना, उसके पहले तो ये दोनों जगहों को वही देखा करती थी, चाहे वो रायबरेली हो अमेठी हो, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के लोगों के काम कराना। दोनों कंस्टिट्यूंसीज में बीच बीच में जा करके, अगर जनप्रतिनिधि नहीं जा पा रही है, सोनिया जी नहीं जा पा रहे, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, वही जाया करती थी। तो सक्रिय तो राजनीतिक रूप में बहुत रही हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप को कन्फाइन रखती थी अमेठी और रायबरेली में। लेकिन 2019 के बाद आपने देखा, जैसे ही वो महासचिव बनाई गई 2019 के ठीक पहले, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, 22 में चुनाव लड़ी और बहुत बुरी तरह से हारी, कांग्रेस की हार हुई। और उत्तर प्रदेश का प्रभार आज भी उनके पास है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सक्रिय अपने आप को उत्तर प्रदेश में दिखाना बंद कर दिया और राष्ट्रीय राजनीति में वो आ गई, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और अब वो दूसरे पैटर्न पर जा चुकी हैं, अपने आप को उत्तर प्रदेश से जोड़ना नहीं चाहती हैं। अब इस संदर्भ में देखा जाए कि रायबरेली से इंदिरा जी लड़ी हैं, रायबरेली से सोनिया जी हैं। तो रायबरेली एक ऐसी सीट है, अगर सोनिया जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं लड़ती हैं तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ तय हो जाता है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन का एक स्वरूप सामने आ जाता है, तो वो रायबरेली से लड़ सकती हैं। ये सब तो चल ही रहा है, इसी बीच संजय राउत वाली बात आ गई। यानी कि उत्तर भारत अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी संभालें, और दक्षिण में क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी खुद ही सांसद चुन के आते हैं, तो अब जो दक्षिण भारत है वो राहुल के जिम्मे रहे। एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती हुई नजर आती है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अगर सोनिया गांधी आगे और स्वास्थ्य कारणों से, जैसा कि आपने बताया, वो आगे कंटिन्यू नहीं करती हैं, तो उनकी जगह प्रियंका गांधी लेने की कोशिश क्या करती हुई नजर आती हैं, और क्या उनमें वो दमखम, क्योंकि हम देख रहे थे कि तेलंगाना में आवाज उठ रही थी कि यहाँ आए, यहाँ पर यहाँ की सीट से लड़ें,
ऐसी ऐसे वहाँ के जो कांग्रेस स्थानीय नेतृत्व है वो कह रहा है, तो उनकी उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो कितनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ देखिए, तेलंगाना के जो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उन लोगों ने एक प्रतिवेदन भेजा है और कहा है कि सोनिया जी से और राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे से, प्रियंका जी को आप मेडक से लड़ाइए, वहाँ से इंदिरा गांधी भी लड़ी थी, हर चीज़ इंदिरा जी से बेस करके चलाते हैं उनका, तो वो लड़ी थी, आप उनको वहाँ भेजिए। अब उनके वहाँ जाने से, अभी चुनाव है तेलंगाना में, तो अगर वो जा रही हैं या नहीं जा रही हैं ये तो बाद की बात हो जाती है, लेकिन इस तरह की अगर खबर फैल जाती है तो फिर एक माहौल सा बन जाता है कि प्रियंका गांधी तेलंगाना से लड़ेंगी चुनाव, तो एक माहौल बनाने में मदद मिल जाती है। तो जैसा कि आपका आकलन है, ये बात सच है कि अगर दक्षिण से राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो दक्षिण से ही अपनी एंट्री करेंगी लोकसभा में प्रियंका गांधी। इस बात की थोड़ी गुंजाइश सियासी तौर पर कम लगती है, हालांकि जहाँ से भी सीट लोगों को आसान लगता है लोग वहीं जाया करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ सकती हैं। इस हिसाब से कि रायबरेली की सीट आसान नहीं है, और अमेठी के अनुभव ने बता ही दिया होगा। अगल बगल की सीटें आप जानते हैं, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये तीनों सीटें पहले गांधी परिवार के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती थी, लेकिन इसमें ये होता था कि एक अंडरस्टैंडिंग होती थी बीएसपी और सपा से, और भारतीय जनता पार्टी का सामने वाला जो उम्मीदवार होता था उसे इस अंडरस्टैंडिंग के तहत हराने में मदद मिलती थी। लेकिन आप ये देखिए कि आज की तारीख में वो अंडरस्टैंडिंग है क्या, अभी तक बनकर सामने नहीं आई है। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो कितना आसान होगा। दूसरी बात ये भी है कि रायबरेली में बहुत से ऐसे सिपहसालार जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कांग्रेस के थे, वो वहाँ पर स्थिति को थोड़ी कमज़ोर करते हैं। अमेठी अभी तक वो मान नहीं रही हैं कि वो कोई कहता नहीं है कि वो जाकर लड़ें चुनाव स्मृति ईरानी के खिलाफ, पर मन में टीस तो होगी। भाई को हराया है स्मृति ईरानी ने, गांधी परिवार की सीट छीनी है, तो एक सामान्य तौर पर ये बात तो मन में होगी ही कि क्यों ना मैं इस सीट को वापस ले लूं। शायद इसीलिए ये बात निकलकर सामने आई कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरा देंगे अगर चुनावी मैदान में उतरेंगी, यानी कि वो वाराणसी से अगर उतर जाए। हाँ, तो अब देखिए ये बात भी निकलकर सामने इसीलिए शायद आ गई। हाँ, पर अब देखिए अमेठी के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि अमेठी में आखिर कांग्रेस तो किसी खास व्यक्ति को ही चुनेगी। वो तो राहुल गांधी की सीट है, राहुल गांधी मान लीजिए नहीं लड़ते हैं, वायनाड से ही लड़ते हैं जैसा कि लगता है, लेकिन उसको बहुत सामान्य तरीके से तो लड़ा नहीं जाएगा, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट कैंडिडेट ही उतारा जाएगा स्मृति ईरानी के खिलाफ। वो कौन हो सकते हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं अंदर खाने, और कुछ और परिवार के लोग हैं क्या वो आ सकते हैं, या फिर प्रियंका गांधी, क्या उनके मन में क्या चल रहा है लोग नहीं जानते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी हो जाएगा क्या, बहुत से लोग इस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सोनिया जी नहीं लड़ती हैं तो वो रायबरेली ही ज़्यादा बेहतर संभालेंगी, क्योंकि वो दोनों क्षेत्रों को जानती हैं। अब ये जो नई बात सामने आ गई कि वाराणसी, तो वाराणसी से लड़ेंगी और वो जीत सकती हैं, ये कह करके दरअसल उनका जो स्टॉक वैल्यू है उसको बढ़ाया गया है। ये कंटेस्ट नहीं होगा, ये इस तरह का, क्योंकि ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप नहीं, वो तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार जब कैंपेन चल रहा था तो तय नहीं कर पा रही थी कांग्रेस की किसे लड़ाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो प्रियंका जी ने कह दिया था कि क्या मैं लड़ जाऊं। तो उसके बाद से बहुत तेज ये हो गया था, और लोग अगर उन्हें थोड़ा जोश दिलाते तो शायद वो लड़ भी जाती। उत्तर प्रदेश में वो काम कर रही थी उस समय तक, 2022 में वो बुरी हार जो हुई है कांग्रेस की वो हुई नहीं थी, उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला कैंपेन वो लेकर आने वाली थी, तो उन्हें ये लगता था कि एक कारिश्मा है। और हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई है उसमें अब कांग्रेस की जगह नहीं है। तो पिछली दफ़ा जहाँ तक मेरी जानकारी है राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के अपनी असहमति जाहिर की थी, और अमूमन होता भी यही है कि दो बड़े नेता आपस में टकराते नहीं हैं, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पे हराना मुश्किल है। हालांकि वोट लाना उनके खिलाफ मुश्किल नहीं है, वोट आएगा, क्योंकि वहाँ का कॉम्बिनेशन ऐसा है, 5 वहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी
अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी वो जीती हुई है रोहनिया सीट से। रोहनिया, सेवापुरी और वाराणसी, नॉर्थ, साउथ और कैंट, ये 5 सीटें बनती हैं। तो शहर की नॉर्थ, साउथ, कैंट सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं ही, बहुत दिनों से हैं। और रोहनिया और सेवापुरी अनुप्रिया पटेल की पार्टी वो कुर्मी बहुल पार्टी मानी जाती है और इन दोनों क्षेत्रों में कुर्मी वोट्स अच्छे खासे संख्या में हैं। तो इस कारण से ये पार्टी जो है साथ है, आप केंद्र में मंत्री भी हैं और ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों वो जो इतनी अहम है, क्योंकि उनके प्रभाव वाला एक सीट जो है वो प्रधानमंत्री का सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत में किस तरह से, तो वो और बगल की सीट से वो खुद चुनाव लड़ती हैं मिर्ज़ापुर से, और वो भी उसमें भी कुर्मी जाति की अच्छी संख्या है। ये वही जाति हुई जिससे नीतीश कुमार आते हैं और इस कारण से कहा जा रहा है कि वो फूलपुर आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि आसपास की ही सीट है, वहाँ भी कुर्मी बहुल इलाका है। तो अब ये जो सीटें हैं इसमें जातीय गुणागणित प्रधानमंत्री को सूट करता है। शहर में जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर इस मायने में कि शहर में एक भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, मंदिर बना है और एक जो धार्मिक माहौल है उस शहर का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को देखिए बहुत ज़्यादा दिनों से तो जीत नहीं मिल रही है। 96 से शुरू हुआ है, तो 96, 98 और 99 3 बार उन्हें जीत मिली थी। उसके बाद 2004 में वो सीट कांग्रेस के पास आ गई थी, राजेश मिश्रा, लेकिन 2009 में वो सीट फिर मुरली मनोहर जोशी के पास चली गई थी और फिर 2014 से तो प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी नहीं जीता करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वहाँ हो गया है। तो वहाँ बहुत आसान नहीं है हराना, लेकिन ये ज़रूर है कि जब अरविंद केजरीवाल गए थे तो वो भी 2 लाख से ऊपर वोट लेकर के आए थे और वो 2014 की बात हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की अच्छी जीत हुई थी। हाईएस्ट मार्जिन नहीं थी उन पे, हाईएस्ट मार्जिन उनकी नहीं थी। अब 2019 में आ जाइए तो 2019 में आप पाएंगे करीब 10 लाख के आसपास वोट्स हुए, तो उसमें 2 लाख के आसपास वोट सपा को मिली थी और 1.5 लाख के आसपास वोट जो है कांग्रेस को मिली थी, तो 3.5 लाख हो गया और 6.5 लाख से ऊपर वोट जो है वो प्रधानमंत्री को मिली थी। यानी कि अगर आप सपा और कांग्रेस के वोट जोड़ भी देते हैं, अगर इनके वोट आप जोड़ भी देते हैं तो भी 3 लाख से ऊपर का लीड प्रधानमंत्री को रहता है, बीजेपी के उम्मीदवार को रहता है। तो इस कारण से ये बहुत आसान नहीं। हालांकि कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि प्रियंका गांधी शुरुआत करें और इस तरह से शुरुआत करें। लेकिन ये कह करके देखिए, अब प्रियंका गांधी आप देख लीजिए कि वो भी अराउंड 50 इयर्स की हैं, तो और पॉलिटिक्स में थोड़ा देर हो गया। आजकल तो लोग 30 सालों में सांसद बन जा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी के पास चलिए ज्यादा वो नहीं है तो सांसद बनने का, उनके जनप्रतिनिधि होने का है, लेकिन प्रियंका गांधी एक बार भी चुनाव नहीं लड़ी है। तो ऐसे में सीधे प्रधानमंत्री से उनको लड़ने के लिए कह देना, ये तो बहुत ही नाइंसाफी उनकी उम्मीदवारी के साथ भी होगी। लेकिन ये कह करके प्रियंका गांधी का एक कद तो आप बढ़ा ही रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो कितनी अहम है, न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि संजय राउत ये बात कह रहे हैं, कोई कांग्रेसी नेता नहीं कह रहा है। बिल्कुल, और सोचिए आपके ये कह करके क्या वो एक फैक्टर नहीं बन जाती हैं, जैसे वो कर्नाटक में बन गई, जैसे वो हिमाचल में बनी, और अब तो मध्य प्रदेश में एक तरह से वो एक ध्रुव जैसी हो गई। हाँ। इस घटना के बाद जो अब आई है ये चिट्ठी कि भाई पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स की शिकायत है कि वहां पर कोई भी पैसा आप लेने जाओ सरकार से अपना बकाया, तो बोलते हैं 50% पहले देना होगा और उसके वरना पैसे ही नहीं देते हैं काम करा करके। अब मान लीजिए कि वो फर्जी है या नहीं है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने ओएसडी को फोन लगाया था, बोला था इनके पैसे दिलवाओ। ओएसडी ने कहा कि भाई 50% तो देने पड़ेंगे, चुनावी वर्ष है। और जब उन्हें लगा कि अब पैसे नहीं मिलेंगे तब उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये चिट्ठी लिखी थी। तो ये तो विवेचना और मान लीजिए अनुसंधान इस पर होना है, पर सियासत तो गर्म हो ही गई है। और सोचिए आपकी एक ऐसी ज़मीन है मध्य प्रदेश जिसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट रही है भारतीय जनता पार्टी, 2 दशक लगभग उनका शासन रहा है, बीच में थोड़ा सा अगर छोड़ दे तो, और इतनी लंबी अवधि के बाद अगर वहाँ पर हालात थोड़े डगमगाने लगे हैं और उसकी वजह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी बन रही है, तो प्रियंका गांधी की रसूख है। और देखिए करप्शन के सवाल पर कर्नाटक में तो जीत मिली
और वहां पर आपको याद होगा पेसीएम पेसीएम। और 40% सरकारा वहां चला था। तो उस प्रयोग को दोबारा करने की यहाँ पर कोशिश भी की जा पोस्टर रही है। लगाए जा रहे हैं और मध्य में प्रदेश प्रियंका गांधी हैं। तो जाहिर है कि प्रियंका गांधी का जो रुतबा है वो राजनीति में बढ़ रहा है और शायद वो मध्य प्रदेश से होते हुए लोकसभा चुनाव तक पहुंचे और बड़ी निर्णायक स्थिति में हो वो इस बार के लोकसभा चुनाव में। ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। आपने बताया ही कि दक्षिण में राहुल तो उत्तर में प्रियंका। चलिए देखते हैं कि कितना प्रियंका गांधी दमखम दिखा पाती हैं, क्योंकि ये जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं इसमें अगर जीत दिलवा पाती हैं प्रियंका तो फिर कहीं ना कहीं उनके चांसेस और बढ़ जाएंगे कि 24 में वो और सक्रिय नजर आए और शायद चुनाव भी लड़ जाएं। हालांकि ऐसा कितना होगा आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बातें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर, उनके दमखम को लेकर? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।